विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व के कालांश में हमने मिठाई वाला के दूसरा दृश्य के बारे में पढ़ा था। मिठाई वाला कहानी में पहले वो खिलौना बेचने के लिए आता था, बाद में मुरली बेचने के लिए आया। अब आज इस कालांश में हम दृश्य 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जोन कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वाद और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास के बाद, दृश्य 4, 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव तो मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आठ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मूल्य लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उसे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ।
सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घूल घूल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दिया से पैसे तो काफी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादल मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरा जो दृश्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। रोहिणी है, अपने मकान में बैठी हुई है और मुरली वाले की सारी बातें सुनती रहती है। आज भी उसने यह अनुभव किया कि बच्चों के साथ कितने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी आया नहीं है। और सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, बहुत ही भला आदमी लगता है। समय समय की बात है, जो बेचारा मारा मारा फिर रहा है। अपने पेट के लिए ये कर रहा होगा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, दूर से आती हुई आवाज निकट की गली से सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मुरली आवाज। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन में ये सोचने लगती है कि कितना मीठा स्वर है। बहुत दिनों तक मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें, स्नेहसिक्त प्रेम में डूबी हुई स्नेहसिक्त। तो प्रेम से भीगी हुई बातें उन्हें याद आती रहती। महीने के बाद महीने गुजरते चले गए, फिर कभी मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी जो स्मृति है, याद है, क्षीण हो गई। क्षीण अर्थात नष्ट।
नष्ट हो गई। 8 महीने का समय बीत जाता है। अब अंतिम दृश्य है चौथा। 8 महीने का समय बीत जाता है। सर्दी के दिन थे, ठंड थी। रोहिणी है, उसने स्नान किया और मकान की छत पर चढ़ करके आजानुलंबित अर्थात लगी केश राशि बालों का समूह। तो उसके जो घुटनों तक लंबे बाल है वो सुखा रही थी धूप में। उसी समय नीचे की गली में से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाले का स्वर जब वह सुनती है तो उसे परिचित लगता है। झट से तुरंत ही वह नीचे उतर आती है। उस समय देखती है उसके पति मकान में नहीं थे, वृद्ध दादी थी। रोहिणी दादी के नजदीक आकर के बोलती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल करके उन्हें ठहराओ, रुकने को कहो, और मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी, हाँ, घूंघट की ओट में बैठी रहूंगी। दादी अम्मा है, उठकर कमरे में आती है और मिठाई वाले को आवाज लगाती है कि मिठाई वाले इधर आओ। हाँ, मिठाई वाला है, नजदीक आता, कहता है कितनी मिठाई दूंगा। ये अपनी मिठाई के बारे में वर्णन करने लगता है, बताने लगता है कि ये नए नए प्रकार की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, जायकेदार है और बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी घुलती नहीं है। और बच्चे हैं बड़े चाव से उसे चूसते रहते हैं। और साथ साथ एक गुण और भी है कि ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दो अम्मा, चपटी गोल पहनदार गोलियां है और पैसे की सोलत देता। तब दादी है वो कहती है सोलत तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला कहता नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्यों क्या कहूँ, खैर मैं इससे अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी है वो भी दादी के पास थी, कहती है दादी फिर भी सस्ते में दे रहा है, 4 पैसे की ले लो और ये रहे पैसे। मिठाई वाला है अपनी मिठाइयाँ गिनने लगता है, तो 4 की ही दे दो, अच्छा 25 नहीं 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे मोल भाव करना ज़्यादा आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोंपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। हाँ, पोंपला मुंह अर्थात दादी माँ है, बूढ़ी हो गई है और उसके दांत गिर गए हैं। हाँ, तो जब दांत गिर जाता है तो मुंह है पोंपला हो जाता है। तो रोहिणी दादी से कहती है कि इसे पूछो कि तुम इस शहर में और कभी भी पहले आए थे या पहली बार आए हो? तुम यहाँ के निवासी तो नहीं लगते, यहाँ के रहने वाले तो नहीं दिखाई देते। दादी इस कथन को दोहराने की चेष्टा करने लगती। चेष्टा करना अर्थात प्रयास करना। प्रयास करती है, तब तक वो मिठाई वाला है वही उत्तर देता है कि पहली बार नहीं और भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ।
रोहिणी है चीख की आड़ से पर्दे का सहारा लेकर कहती है कि पहले यही मिठाई बेचने के लिए आए थे या और कोई चीज बेचने आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मृति भाव में डूब जाता है। उन्हें खुशी होती है, साथ साथ संशय भी होता है। संशय अर्थात संदेह। विस्मृति भाव हैरानी से युक्त, हैरानी से युक्त भाव से वो बोलता है कि भाई इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर भी मैं ही आया था। रोहिणी का अनुमान है ठीक निकलता है। रोहिणी है उसका अनुमान अर्थात अंदाजा। अनुमान अंदाजा ठीक निकलता है। अब वो उसे और भी कुछ बातें करना चाहती थी, हाँ? पूछने के लिए वो अस्थिर हो उठती है, अधीर हो उठती है, हाँ? उसके बारे में और जानना चाहती है। वो बोलती है कि इन व्यवसायों में तुम्हें क्या मिलता होगा, तुम तो दो दो पैसे में दे जाते हो। तब वो जो मिठाई वाला है कहता है मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, ऐसा सुख जिसकी कोई सीमा न हो, हाँ मुझे जरूर मिलता है और मैं भी यही चाहता हूँ। तो रोहिणी है पूछती है कि वो कैसे, तुम बताओ। तब जो मिठाई वाला है कहने लगता है कि अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करो, है बेकार में क्यों बताओ, क्योंकि जब आप जानेंगी तो मेरी आप बेटी सुनकर के आपको भी दुख ही होगा। तब रोहिणी कहती है कि जब इतना बता दिया है तो अब और भी अपने बारे में बताओ, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, हाँ? और मैं मिठाई दे दूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ, बहुत अधिक गंभीर होते हुए मिठाई वाला है वो रोहिणी को अपनी आप बीती है सुनाने लगता है। कहता है कि एक दिन था जब मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था। मेरे पास मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। मेरी पत्नी थी, दो छोटे छोटे बच्चे भी थे और मेरा संसार सोने का संसार था, बहुत ही सुखी था। बाहर संपत्ति का वैभव था और अंदर सांसारिक सुख था, हाँ? शांति थी। मेरी पत्नी है सुंदरी थी जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हो, जीते जागते खिलौने हो। उनकी अड़खेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। बच्चे हंसते कूदते रहते थे, खेलते रहते थे और पूरा घर है उसमें उसका शोर सुनाई देता था। अब समय की गति, विधाता की लीला, प्रभु की लीला जिसे कोई जान नहीं पाया है। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, हाँ मैंने प्राण निकालने का भी प्रयास किया पर नहीं निकले, इसलिए अब उन बच्चों की खोज में निकला। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, हाँ आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। मेरे जो बच्चे जो मर गए हैं, चले गए हैं, वो इन्हीं बच्चों में कहीं न कहीं होंगे और इन्हीं बच्चों में मैं अपने बच्चों को खोजने निकला हूँ। उस तरह रहता, भूल भूल कर मर जाता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी
अन्य बच्चों में मुझे मेरे बच्चों की झलक सी मिल जाती है। मुझे लगता है कि ये मेरा बच्चा है, हाँ, जो मैंने खो दिया था, ऐसा जान पड़ता है। और इन्हीं में उस करते हुए मेरे बच्चे भी हंस खेल रहे हैं। मुझे पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से काफ़ी पैसे हैं मेरे पास, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता है। मैं गांव-गांव घूम करके, गलियों में घूम करके वहाँ उन बच्चों में मेरे बच्चों की झलक देखने के लिए आता। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखती, उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। उन्हें अपना दुख याद आ जाता है, उसकी बीवी बच्चे याद आ जाते हैं, आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। उसी समय सोनू मोनू भी वहाँ आ जाते हैं, रोहिणी से लिपट पड़ते हैं और उसका आंचल पकड़ कर कहने लगते हैं, अम्मा हमें मिठाई लेनी है, मिठाई लेनी है। तब वो जो मिठाई वाला है उन्हें बुलाता है, कहता है मुझसे ले लो। तुरंत ही कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भर करके मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू को दे देता है। रोहिणी है भीतर से पैसे फेंक देती है, तो पर्दे की आड़ में बैठी हुई है। मिठाई वाला अपनी मिठाई की पेटी उठाता है और कहता है अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे अपने पैसे तो ले जाओ भाई। पर मिठाई वाला है उसकी बात सुनता नहीं है। तब तक फिर आगे सुनाई पड़ता है और उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इस कहानी के द्वारा एक पिता का अपने पुत्रों के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसका सजीव वर्णन किया है।